तो जैसा कि हम बात कर रहे थे करियर और फील्ड के बाद छोटी मोटी किस्से कहानियों की, क्योंकि बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हमें होना पड़ा किसी फ़ोन कॉल की वजह से। तो चलिए बात करते हैं इनके बचपन की कहानी। हमने जैसे सवाल पूछा था कि बचपन की कोई एक किस्से कहानी जो इनको आज भी याद हो, और ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम जान सकें कि बचपन का कोई एक छोटा सा दौर जिनको याद हो। तो कोई ऐसी कहानी जो आपको याद हो और आज भी आपको वो याद आती हो, आपको कभी उसको याद करके रोना आता हो या फिर हंसी आती हो, कोई एक कहानी। तो बात है उस वक्त की जब मैं मतलब 4th या 5th क्लास में पढ़ती थी। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, बट मुझे अपने जो ट्रैक था उसका लोअर मुझे नहीं मिल रहा था लोअर। अच्छा। तो उस बहाने से मैंने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं जाके दरवाजे के पीछे छुप गई थी। और जो मेरे बाकी भाई बहन थे वो स्कूल चले गए। तो मतलब जब मैं उस दरवाजे से बाहर निकली और मैं खिड़की के पास जाके मैंने देखा तो मतलब पूरा गांव मुझे ढूंढ रहा था। अब मतलब मुझे आप अपने घर के अंदर छुपी थी। अब मुझे नहीं पता था कि क्यों ढूंढ रहे। तो एक दादी थी, मतलब हमारे मतलब पड़ोसी थे, तो वो मतलब मेरा नाम लेते हुए मेरे को ढूंढ रहे थे। तब मैंने सोचा कि मुझे क्यों ढूंढ रहे भला ये लोग। मैं खिड़की से सबको देख रही थी। फिर मैं दरवाजे के पास जाके बैठी, दरवाजे के सामने। फिर तभी मेरे पापा कमरे में आए और मुझे वहाँ हर जगह ढूंढा उन्होंने। मैंने पापा पापा कहने की कोशिश की, मगर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली और मेरे पापा ने मुझे देखा तक नहीं। पता नहीं कैसे, पर मैं दिखी ही नहीं। उसके बाद मैं दोबारा उठ के दरवाजे के पीछे गई। फिर उसके बाद मेरी भाभी आई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी एक आदत थी कि वो दरवाज़ा पूरा पीछे तक खोलते थे। तो जब दरवाज़ा पीछे तक नहीं गया तब उन्होंने मुझे देखा। तब जाके मुझे पता चला कि ये सारे लोग मुझे ढूंढ रहे थे, जबकि मैं गुम हुई नहीं थी, पर उन लोगों को मैं देख ही नहीं रही थी। तो मतलब आप डर गई थी, आपको लग रहा था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में आप बात नहीं कर रही थी। हो सकता है ऐसा हुआ। आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी गले से। अच्छा, मतलब आवाज़ नहीं निकली। हाँ, वो सदमा या फिर सहम जाना बच्चों का हो सकता है इस वजह से। तो ठीक है, ये छोटी सी कहानी आपने सुनी और हम अब आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो ये पॉडकास्ट है इसका जो मेन पर्पज़ है वो है हमारी वर्बल एबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो आपने अभी तक रोशनी को सुना, वो क्या कह रही है, कैसे कह रही है, कैसे वो देख रही है, कहाँ वो देख रही है, बॉडी लैंग्वेज या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अनजाने में हमारी जो शारीरिक भाषा होती है, हमारा शरीर जो बोलता है, दिखाता है, उसका असर होता है। तो हम उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे अपने रूम पर, अपने कमरे पर छोटे छोटे हम पॉडकास्ट के माध्यम से कहानियाँ भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में, ताकि छोटे बच्चों को सुधरने का मौका भी मिले। तो अब थोड़ा सा हम चीज़ों की समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सुना है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? सुना तो है। क्या होती होगी बॉडी, जो आपको पता है वो बता दो। इसका ऐसा कोई नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। बॉडी लैंग्वेज नहीं, इतना कुछ मेरे को डिटेल में नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास ये किताब है। इस किताब का नाम है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। ये है जो जिन्होंने ये किताब लिखी है एक्स FBI एजेंट स्पीड रीडिंग पीपल, जो गाइड टू स्पीड रीडिंग, जो नवेरो। इनकी ये किताब है और इनको आप यूट्यूब पर भी अगर सर्च करेंगे ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। लेकिन मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपने देखा होगा ये तस्वीर है, अगर आपको दिखाई दे ये तस्वीर, ठीक। तो मैं इस किताब के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बातें बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैं इंट्रोवर्ट बहुत होता था और बचपन में हमेशा अकेले रहता था, क्योंकि लोगों के बीच में जाना उठना ये मेरे लिए कहीं ना कहीं शर्म मुझे बहुत लगती थी। मुझे कहीं ना कहीं डर भी लगता था यार कि लोगों के बीच में कैसे बातचीत करनी है, कैसे लोगों को एक मतलब उनसे कांटेक्ट कैसे करनी है। तो जब मैं अपने स्कूल में पहुंचा, वहाँ पर लड़कियों से मिलना, बहुत सारे बच्चे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ से मैं सीखता गया, कुछ चीज़ें सीखता गया। तो जब मैं 8वीं कक्षा में पहली बार पहुंचा तो मुझे एक
कंपटीशन में अपना पार्ट रखना था कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ करूँ, स्पीच दूँ, या वैसे मैं 5वीं 6वीं से ही स्पीच देना शुरू कर दिया था। लेकिन 8वीं में पहुँचने के बाद क्या होता है कि आप थोड़े बड़े हो जाते हैं और आपको जब लड़कियाँ देखती हैं आपको शर्म भी लगती है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें। तो मैंने उससे फेस किया बड़ी मुश्किल से। तो मैं वहाँ पर काँप रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन मैंने इम्प्रूव करके दिखाया। ठीक उसी तरह से हम रोशनी से पूछते हैं कि आपको आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? नहीं बताया, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल होता है क्या कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसा ही ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको पूछना चाहूँगा, कभी किसी ने आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया हो? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। कभी किसी ने बताया हो हम कैसे सोचते हैं? नहीं बताया। कभी किसी ने आपको बताया हो, आपका कोई दोस्त, आपके टीचर की फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? नहीं बताया फाइनेंस के बारे में, ठीक है। कभी किसी ने आपको बताया साइकोलॉजी कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे उन्हें साइकोलॉजिकली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए? नहीं। तो ये प्रॉब्लम आम लोगों के बच्चों में पाई जाती है कि उन्हें बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे बच्चों को दूर रखा जाता है। क्यों दूर रखा जाता है? बिकॉज आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप 24 घंटे अपने उस मोबाइल फ़ोन में होते हैं, आप अपने किताबों में नहीं होते हैं। और आप ऐसे लोगों के साथ भी आपको जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में, जो भी बहुत स्मार्ट पीपल हैं इस दुनिया में, वो हमेशा बोरिंग होते हैं। और जो लोग बोरिंग होते हैं वही लोग कुछ पढ़ते हैं, वही लोग कुछ लिखना जानते हैं, वही लोग अपनी ज़िंदगी में कहानियों को बनाना जानते हैं। हमने जैसा आपको पहले बताया कि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़्यादातर रोशनी से बात करेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लानी है कम्युनिकेशन की, एक इम्प्रूवमेंट लानी है बॉडी लैंग्वेज की, एक इम्प्रूवमेंट लानी है, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट लानी है, वो है इसके अंदर जो छुपे हुए विचार हैं उनको बाहर निकालने के। तो चलिए इससे दोबारा से सवाल पूछता हूँ। जैसा आपके घर में 3 बहनें हैं और 1 भाई है, ठीक? तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आपके भाई का एक अलग कमरा है, ठीक है? आपके भाई का एक पूरा अलग कमरा है, वहाँ पर क्या क्या है आपके भाई के कमरे में जो आपके भाई का है, आप उस पर हक नहीं जमा सकती हैं? वो क्या क्या चीज़ें हैं? उसका अपना पर्सनल टेबल, ठीक है, अपनी पर्सनल बुक शेल्फ। हाँ ठीक है। पर्सनल तो उसका इतना ही है जिसको मतलब मैं जिसमें अपना हक नहीं जमा सकती। नहीं, बाकी जो उसका कमरा है, क्योंकि मैं इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ तो मैं वो चीज़ें नहीं बोलना चाहता, इसलिए क्या आप उसके कमरे में जाकर कोई भी चीज़ कर सकती हैं? कोई टेबल को उठाकर वहाँ रख दिया या फिर वहाँ पर आपने बैठने, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा अपना पर्सनल कमरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका कमरा है वहाँ पर आपका क्या क्या है? मेरा अपना कोई पर्सनल रूम नहीं है वैसे तो। ठीक है, वहाँ पर क्या है? और बेड है, शेल्फ है फिलहाल, और जिसको मैं अपने हिसाब से रख सकती हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं। ओके। तो दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे उसके पास अपना रूम है, अलग अलग कमरा है उसके पास, अपना टेबल उसके पास है, 2 चीज़ें हैं। वो जो शेल्फ बनाई उसने, वो खुद बनाई है अपने मेहनत से, खुद वो लकड़ियाँ इकट्ठी की, फट्टे जो होते हैं वो इकट्ठे किए, उसकी जो डिज़ाइन होता है वो खुद उसने तैयार किया, टेबल उसने खुद तैयार किया। दरअसल ये क्रिएटिविटी लड़कों में आती क्यों है? क्रिएटिविटी लड़कों में आती है बिकॉज ऑफ उनकी साइकोलॉजी की, उनको अपना सेपरेट पसंद होता है। ये चाहे जीवन के जिस भी फील्ड में देखो ये पसंद होता है। जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं, ये इसकी गलती नहीं है, ये दरअसल जो सोशल या फैमिली कंडीशन होती है उसकी गलती है कि फैमिली में कभी ये बताया नहीं जाता कि बच्चा तुम लड़की हो लेकिन तुम्हारा भी हक होता है बाप की ज़मीन पर, बाप की संपत्ति पर, एक कमरे के कोने पर। आपने भी देखा होगा कि घर में आपके भाई का एक अलग कमरा होता है सोने के लिए, लेकिन जो बहन होती है वो मम्मी पापा के साथ है, उनके एक साइड कोने में सोती है और अपना बिस्तर वहीं से उठाती है, वहीं पर सोती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको कभी सिखाया नहीं जाता कि तुम अपने जीवन के अधिकारी हो, तुम अपनी लाइफ में खुद डिसीजन ले सकती हो, तुम अपनी लाइफ में जो तुम चाहो वो कर सकती हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थोड़ा लड़कियाँ मेंटली कमज़ोर होती हैं, उन्हें बनाया जाता है उनकी फैमिली के द्वारा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मान लो आपके पापा के पास ज़मीन है ना, अभी भारत में तो एक कानून लागू है कि पिता की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार बेटियों का भी है और बेटों का तो वैसे ही है। तो जब आपके पापा ये कहेंगे कि मेरी ज़मीन के जो हिस्से हैं
वो सिर्फ एक मैं अपने बेटे के नाम पर दूंगा, तुम्हें नहीं, तो क्या आप अपने पापा से ये कहोगी कि नहीं मुझे भी उतनी ही ज़मीन चाहिए जितने मेरे भाई के हिस्से में है, जितने हम चारों में वो बराबर होनी चाहिए, कहोगी या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स कहूँगी। क्यों, आपको क्यों चाहिए ज़मीन? क्योंकि मुझे भी अपना एक पर्सनल घर चाहिए, अपना पर्सनल रूम चाहिए जहाँ पे मैं अपना हक जमा पाऊँ। नहीं, आप घर रूम तो पापा की ज़मीन पर बना सकती हो, जो भाई के नाम है उस पर बना, आपको अपना अलग से ज़मीन क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अपने सगे भाई ही अपना हमारा साथ नहीं देते। तो देखो दरअसल होता क्या है कि अब इस समय पर इसे वो जागरूकता नहीं है कि इसे वो ज़मीन क्यों चाहिए। दरअसल ज़मीन आपको इसलिए चाहिए बच्चा क्योंकि आपका अधिकार है वो, ठीक। अगर ये सवाल आपके भाई से पूछ रहे कि आपको क्यों चाहिए, आप अपनी बहन के नाम कराओ और वहाँ पे रह लो, नहीं, नाम कराने या उसका मेरा नहीं हो सकता, ये है अधिकार की बात कि मेरा भी हक है। और दरअसल दूसरी तरफ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आपको समझ कर इसके जवाब देने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप शादी करती हैं, ठीक, आपने शादी की और आप अपने घर से 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर रहती हैं, आपको पहुंचने में हफ्ता लग सकता है, कई महीनों लग सकते हैं अपने पापा के पास पहुंचने में। आपको ये खबर मिलती है कि आपका भाई ऐसी जगह है जहां से उसका लौटना संभव नहीं है और आपके पापा की तबीयत, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और आसपास में ऐसे कोई लोग नहीं है जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो उनकी सहायता कर सकते हैं, वो बीमार है और हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में हो, ठीक। आपका भी एक छोटा बच्चा है और जस्ट इमेजिन कि आपका एक छोटा बच्चा है और वो स्कूल भी पढ़ता है और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। और क्योंकि आपने इससे पहले मुझे बताया कि ज़मीन पर मुझे भी ज़मीन चाहिए, अधिकार आपका है उसमें, तो क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में कि आप अपने पापा के पास जाएंगे अपने बच्चे को छोड़कर, अपने बच्चे को साथ में ले जाकर, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ता भी है, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? मतलब जो बच्चा होगा मतलब उसको स्टार्टिंग से ऐसी नॉलेज देनी चाहिए कि वो अकेले भी वहाँ रह सके, अकेले सब चीज़ें मैनेज कर सके। नहीं, आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी लगभग 4-5 साल का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? आपको अपने पापा के पास जाना पड़ेगा क्योंकि आपके वो पापा हैं, मम्मी भी बीमार हैं, हो सकता है कि वो मर जाएं अगर आप वहाँ ना पहुँचे, लेकिन आपको उनकी देख रेख के लिए जाना, आप क्या करेंगे उस समय? क्योंकि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है। तो बच्चे को साथ ले जाना ही ठीक रहेगा क्योंकि ऐसे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो अगर आपका हस्बैंड ये कहे कि नहीं बच्चा छोटा है, इसको स्कूल भी भेजना है, मुझे कौन खाना बनाएगा, मुझे जॉब पर जाना है, काम पर जाना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? सोचो, आपको सोचना है इसमें कि आप क्या करोगे। हस्बैंड आपको मना कर रहा है कि नहीं तुम नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना, सुबह जल्दी उठना, किचन का काम करना है, खाना बनाना, मैं काम से ऑफिस से लेट आऊँगा, मुझे खाना बनाना, क्या करोगे? जस्ट थिंक एंड टेल मी, क्या करोगे? कोई जवाब सोचा आपने? दरअसल ये होती है वो कंडीशन जो फैमिली हमारी करके रखती है, ख़ासतौर पर बेटियों की। दरअसल इस समय मेरी जो जीवन साथी इन फ्यूचर में होगी या फिर अभी भी चल रही है जो मेरे साथ में, तो हम जब रिलेशनशिप में आए थे उससे पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा हो कि तुम्हारा भाई मर जाए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही तैयारियां करता हूँ, तुम्हारा भाई मर जाए और तुम अपने पिता से 50,000 किलोमीटर दूर हो और तुम्हें वहाँ जाने में बहुत समय लग जाए, तुम्हारा छोटा बच्चा भी हो। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो भी शांत थी। क्यों? दरअसल होता क्या है कि लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पहला हक तुम्हारे बाप के घर पर है, तुम्हारे पति के घर पर नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भी, दरअसल जो इसके माता पिता भी हैं वो इसकी ऐसी कंडीशन कर रहे हैं कि इसे तो शायद दूसरे के घर जाना है। क्यों? इसी वजह से ये अभी वो जवाब देने में चूक गई कि अगर मेरा पति भी मुझे मना कर रहा हो तो मैं फिर भी वहाँ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है अपने पिता को मुश्किल समय में उनके साथ में खड़ा रहना। अगर मान लीजिए इस जो वो पति होगा उसकी जिम्मेदारी अपने माँ बाप के ऊपर बनती है, 100% बनती है, वैसे ही इसकी भी बनती है। ये उन कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश में कर रहा था कि इसे कैसे सोचना है। तो अभी तक आपके स्कूल में बहुत सारे दोस्त रहे हैं, कोई एक ऐसा दोस्त जिनका आप नाम यहाँ पर ले सको, अगर नाम ना ले सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त जिस किसी ने
आपको कभी आपके बर्थडे पर या फिर कभी ऐसे ही हैप्पी मोमेंट के ऊपर आपको कोई किताब दी हो कि आप इस किताब को पढ़ें? नहीं। नहीं। तो आप 15 साल की उम्र तक आपने कुछ किताबों में पढ़ी हैं शायद, कितनी किताबें पढ़ी हैं लगभग? एक पढ़ी थी, एक आधी पढ़ी है। ठीक है, 1.5 किताबें। दरअसल 15 साल की उम्र में मैं लगभग 500-700 किताबें पढ़ चुका था आराम से, और ये 1.5 किताबें। चलिए, अपने अपने समय की बात है, क्योंकि मैं उस समय कुछ अलग तैयारियों में था और ये अभी अपनी ज़िंदगी के अलग तैयारियों में है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, और मान लो आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शादी करें या फिर अपने जीवन की सुविधा को बनाए रखने के लिए, यानी कि या तो आप शादी कर सकती हैं या तो फिर आप काम करके पढ़ाई जारी रख सकती हैं, और पढ़ने के बाद आपको नौकरी करनी है या फिर अपना खुद, आप क्या चूज़ करेंगे? स्ट्रगल करके कोई काम करना बेटर है शादी से तो। ठीक है। मुझे एक चीज़ और बताओ कि इस समय, यानी अभी आप 15-16 साल के बीच में हैं, और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि लड़कियों को लोग शादी के लिए क्यों कहते होंगे? जैसे आपकी फैमिली है, बहुत सारी लड़कियों को भी है, आपने देखा भी अपने स्कूल में कि वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि लड़कियां शादी कर लें। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण तो पता नहीं। कुछ कारण फिर भी नहीं। मुझे तो तरह की चीज़ें बताओ, क्योंकि 15 साल की लड़की 10वीं कक्षा में है, और ऐसा होता है कि वो आसपास की चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। कुछ चीज़ें, एक अपने पिता को देखकर, अपने भाई को देखकर, अपने आसपास में जो टॉप लेवल के लड़के हैं, मैन हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां जल्दी शादी कर रही हैं वो सही लड़कों से शादी कर रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी इनकी डिसीजन, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, थोड़े जो लड़के हैं या फिर मैन हैं वो थोड़े डिफरेंट होने चाहिए? क्या लगता है आपको? मतलब जो तो अभी शादियां कर रही है उनके हिसाब से तो जो जिससे उन्होंने शादी किया है वो उनके लिए बेटर है, बेटर हो सकता है। पर बाहर वालों के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाहर वाले छोटी से छोटी चीज में कमियां निकालते हैं। तो जैसे बाहर वाले कमियां निकालते वैसे हमें भी उस व्यक्ति के ऊपर निकालनी चाहिए कि हम इससे शादी कर रहे हैं तो मतलब किस मकसद से, क्या ये मेरे लिए बेटर होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ जैसे बाहर वाले कमियां निकालते हैं, तो ऐसा भी होता है कि अभी रिसर्च में सामने है कि 99% जो 20 साल से उम्र से पहले शादियां कर रही थी वो टूट रही हैं। जिन लड़कियों ने शादियां की, या फिर अरेंज हो मैरिज, वो लव मैरिज हो, दोनों वो टूट रही हैं। तो कोई शक करे ना करे, लेकिन वो टिकती तो फिर भी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम पहुँचे यहाँ तक, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब थोड़ा सा हम कुछ हल्की टॉपिक्स पर बात करेंगे, हल्के टॉपिक्स पर। तो अभी कुछ समय के बाद आपको हिंदुस्तान से नेपाल की तरफ जाना है कुछ डॉक्यूमेंट के काम से, ठीक? वहाँ पर उस समय आपके पास ज़मीन का बंटवारा, जैसे हमने पहले बात की, आप उस समय अपने पिता से ज़रूर कहेंगे कि मेरे लिए कितनी ज़मीन होगी, मेरे लिए कहाँ पर ज़मीन होगी, कैसे मेरे नाम होगी, ये सब चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है? आप कैसे करोगी और क्यों करोगी, आपने जैसे इससे पहले बताया, क्योंकि वो आपका अधिकार है, आपको उसमें पता होना चाहिए। दूसरी तरफ इन फ्यूचर की भी हमने बात की। अब लास्ट में हम आपसे पूछते हैं कि पिछले कई समय से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप मेरे टेबल पर बहुत सारी किताबें देखती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या किसी ने किताबें दी, मैं कोई एक चीज़ या फिर कुछ भी चीज़ें आपको मेरी ये किताबों की जर्नी या फिर मेरी MMA की जर्नी, आपको क्या लगता है कि मैं ये सब चीज़ें करके आपको किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ? जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एज अ फर्स्ट कोच, ठीक, और एक मेंटर के तौर पर आप मुझ में कोई एक चीज़ जो मुझे सुधारने की ज़रूरत हो, आपके हिसाब से वो क्या हो सकती है? कोई एक चीज़, पता नहीं, कोई एक चीज़ आपको लगे कि ये जब मैं ट्रेनिंग करूँ, जब मैं पढ़ूँ, या फिर जब मैं आपकी ट्यूशन क्लास लूँ, मैं आपके साथ वो ना करूँ, या मैं आपको डांटता ज़्यादा हूँ, या फिर कुछ और चीज़, या फिर क्या, कोई एक चीज़ जो आप मुझे कहती हो कि आपको ये मेरी चीज़ समझ नहीं आती? कुछ नहीं पता, ठीक है। अंतिम समय में आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? कुछ कोई छोटी सी
अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फाइट है आपकी कि वो देखें 26 या 27-28 तारीख को है, तो कुछ बताइए, कुछ है? तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। और दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, हम यहाँ पर बात कर रहे थे वर्बल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं, किस तरह से करें। तो अभी कॉन्फिडेंस बहुत कम है, माइनस में है कॉन्फिडेंस, तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आप इमेजिन करो कि आप अच्छे हैं, शायद वो कभी काम ना करे, लेकिन फिर एक ही तरीका आपके पास बचता है, वो है प्रैक्टिस। गो टू द पब्लिक एंड डू प्रैक्टिस, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाइए, बातचीत करिए, और सबसे ज़्यादा है आप किताबें पढ़िए, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तब आपके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि आपने क्या बोलना है। फिर अभी आप बहुत सारी कमियां देख रहे होंगे, आने वाले समय में हम बहुत सारे सुधार भी देखेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दी जा रही है इजाज़त। नमस्कार।